हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री यानी इतिहास का ये पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों, और हम जो है विस्तार से जो है चर्चाएं करेंगे। तो भारत का इतिहास का पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे, और ये दोस्तों लूसेंट से हम लोग पूरा पढ़ाएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देर न करते देखते हैं भारत का इतिहास। ये दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास रहेगा और शुरू से हम लोग पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं देर न करते हुए, और कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जो है जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष भारतवर्ष अर्थात भारतों का जो है देश तथा यहाँ के निवासियों को जो है भारतीय अर्थात भारत की संतान के नाम से जाना जाता है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था दोस्तों। प्राचीन भारतीय अपने देश को जो है जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू जामुन वृक्षों का जो है द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे जो है सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर जो है हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे जो है हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को जो है हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को जो हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं बच्चों? इंडिया कहते हैं। कुछ लोग भारत कहते हैं, कुछ लोग इंडिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण द्रविड़ परिवार भाषाएं बोलने वालों का जो है बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रियाट, पैलियो मैडिटेरियन, काकसाइड, निग्रोइड और मंगोलॉयड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, हम लोग कंपटीशन में तीन प्रकार के इतिहास पढ़ते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। देखो, प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग क्या कहते हैं? एंशियंट हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। किस दोस्तों? एंशियंट हिस्ट्री। और मध्यकालीन भारत के इतिहास को जो है मेडुअल हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, और आधुनिक भारत के इतिहास को मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। आइए थोड़ा हम लोग नोट देखेंगे। नोट क्या है? सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जो है जर्मनी के इतिहास का, जिनका नाम था क्रिस्टोफ सेलियस दोस्तों, ये जो है तीन भागों में बांटने का श्रेय दिया जाता है। तो चलिए अब कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों। हम लोग को प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत किससे कहानी स्टार्ट होती है। चलिए देखते हैं। मस्त रहिए, एकदम मस्त रहो दोस्तों, एकदम मस्ती में। ठीक है, एकदम पढ़ाई अगर मस्ती में नहीं पढ़ोगे मज़ा ही नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्राचीन भारत यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलती है भैया। देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है मित्रों। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ जो इतिहास संबंधित, तीसरा है विदेशियों का विवरण जो विदेशी आए, नंबर 4 है दोस्तों पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व में से होता है जो खुदाई वगैरह से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अगली हेडिंग हम लोग देखेंगे। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। देखो, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से निकला है, संस्कृत विद धातु से, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद, जिसके संकलनकर्ता जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को जो है माना जाता है। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वसुधैव कुटुंबकम में क्या होता है? हमारा सारा संसार क्या है? परिवार है। उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को जो है नित्य तथा अपूर्व से मानती है। वेद चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है?
संहिता कहा जाता है। अब एक एक वेदों को हम लोग विस्तार से चर्चाएँ करेंगे। तो सबसे पहले भाई है मित्रों ऋग्वेद। ऋ से ऋग्वेद, ऋ से रचाएँ। मज़ा आ रहा है ना। ऋ से ऋग्वेद, ऋ से ऋचाएँ। ऋचाएँ मीन्स होता है मंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है जो है? ऋग्वेद है। देखो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं भैया, 1028 सूक्त हैं, ठीक है, एवं जो है 10,662 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, आर्य आप लोग जानते हो, आर्य जो मध्य एशिया से आए थे। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की जो है महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखेंगे, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को जो है समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र जो है किस वेद में है? जो है ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद के किस मंडल में दोस्तों? तीसरे मंडल में। देखो गायत्री में कितने अक्षर हैं? 1 2 3, 3 अक्षर है ना। तो पूछेगा गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है? तीसरे मंडल से लिया गया है। ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र है, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। कौन सा देवता? सोम का जो है उल्लेख मिला है। तो दो मंडल बहुत परीक्षाओं में पूछ जाते हैं, 9वें मंडल और तीसरे मंडल। तीसरे मंडल आप लोग पकड़ लिए कि गायत्री 3 अक्षरों से मिलकर बना है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। और चौथे 9वें मंडल में क्या है दोस्तों? 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को जो है खिल कहा जाता है दोस्तों। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण। 4 वर्ण कौन कौन से है दोस्तों? पहले 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए इन लोग, ठीक है। तो आगे देखेंगे, नोट फिर से आ गया। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ये इंपॉर्टेंस है, आप लोग देख लीजिए, आप लिख सकते हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है दोस्तों? गाय से है। अब चलो तो देखो, जो बच्चों को बहुत कन्फ्यूज रहता है कि ईसा पूर्व एवं ईस्वी में क्या अंतर होता है। देखो बच्चों, जो ईसा पूर्व होता है वो घटते क्रम में होता है। जो ईस्वी, जिसको एडी बोलते हैं शॉर्टकट में, वो जो है बढ़ते क्रम में होता है। तो आइए आप लोग देख लेते हैं। देखो, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियर कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे, ठीक है। तो ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को जो है ईसा पूर्व यानी BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट कहा जाता है। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म बच्चों 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई, यानी ईसा मसीह का जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जो है जन्म एवं 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई, ठीक है। ये तो हो गया ईसा पूर्व। और ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमनी, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों को सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से की है। आगे देखेंगे हम लोग, वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की जो है रचना की गई है। नोट फिर से आ गया नोट। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, ठीक भैया। आगे चलिए देखेंगे हम लोग यजुर्वेद। या से यजुर्वेद, या से यज्ञ,
या से यजुर्वेद या से यज्ञ। हम लोग यजुर्वेद के बारे में चर्चाएं करेंगे दोस्तों। पूछेगा यज्ञ संबंधी वर्णन किसमें किया गया है, तो आप क्या कहोगे, यजुर्वेद में। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को जो है आधुर्य कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का जो है संकलन मिलता है। इसमें जो है वैदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है भैया, तो हम लोग क्या बताएंगे मित्रों, यजुर्वेद है। चलो अब अगला हम लोग वेद देखेंगे जिसका नाम है सामवेद। मज़ा दोस्तों, वो पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि जो है दिमाग बहुत टेंशन नहीं, मस्त होके पढ़ो यार, एकदम मस्ती में। देखो सामवेद आ गया भाई, सा से सामवेद और सा से संगीत, सा से सामवेद, सा से संगीत। इसमें समझ गए कि अब संगीत पूछेगा किसमें, तो सामवेद में है। देखो साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को जो है उद्धात कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें भाई 1810 सूक्त जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। आप देखो नोट में, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि किस वेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो आप बताओगे दोस्तों कि सामवेद को कहा जाता है। आगे देखेंगे यजुर्वेद। नोट में, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। आप इसको नोट कर लीजिए कि यजुर्वेद तथा सामवेद ऐसा वेद है कि इसमें किसी विशिष्ट यानी विशेष ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। चलिए हम लोग अथर्ववेद देखेंगे। अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया है। इसमें जादू टोना भूत प्रेत ये सब जो है वर्णन किया गया है। इसमें देखो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, सब चीज़ें नोट कर लिए। आगे चलो देखते हैं हम लोग। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें जो है सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का जो है विवरण मिलता है। और पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नत, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों की राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामत्म आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी जो है वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसमें सभा एवं समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व करती है। साकर शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है, और आगे देखेंगे हम लोग जो है क्या है, मध्य दिन और कंड शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कणिठल, मैत्रेयी और तैतरी हैं। कौथुम, प्राणायणी एवं जैमिनी या तलवरकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं सौनक और पैपल हैं। तो ये आप लोगों के वर्ड कठिन हो सकता है, लेकिन आप लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। नोट में देखेंगे। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद एवं सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद। देखो संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषदों का जो है स्थान, अरण्यक होता है जंगल। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी हम लोग को प्राप्त होती है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की जो है व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए जो है अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। देखो एक तरफ है वेद और एक तरफ है ब्राह्मण ग्रंथ। पूछेगा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, ऐतरेय व कौशिकी है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तैतरीय व शतपथ ब्राह्मण है। सामवेद का जो है पंचविंश
अथर्ववेद का जो है क्या है, गोपथ ब्राह्मण है। तो ये सब चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे देखेंगे भैया, इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। आयतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। सतपथ में गंधार, शैल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का जो है स्थान है दोस्तों। अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की जो है दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की जो है व्याख्या की गई है। स्त्री के सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को जो है पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। आगे देखेंगे हम लोग, सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को जो है पुरुष की जो है क्या, अर्धांगिनी माना गया है। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ये इम्पोर्टेंस है। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चलिए भैया अगले देखेंगे, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनु स्मृति है, यानी मनु के याद में, स्मृति मतलब किसी के याद में लिखा हुआ ग्रंथ। तो स्मृति ग्रंथियों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। पूछा जाता है सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो आप बताओगे मनु स्मृति, यानी मनु के याद में लिखी हुई स्मृति। यह शुंग काल का जो है मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के जो है विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब देखेंगे हम लोग हेड डालेंगे, वेदांग एवं सूत्र। वेदों की भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये कौन कौन से हैं, परीक्षाओं में पूछा जाता है। शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडी विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, गृह तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, अपस्थम, वशिष्ठ आदि के नाम जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। चलिए थोड़ा हम देखेंगे पुराण। पुराण का अर्थ क्या होता है, प्राचीन व्याख्यान। देखो, भारतीय इतिहास ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों, 18। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्र सर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या जो है 18 है। इनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की जो है वंशावली पाई जाती है। विष्णु पुराण संबंधित मौर्य वंश, मत्स्य पुराण संबंधित आंध्र सातवाहन वंश और वायु पुराण संबंधित गुप्त वंश। ये जानकारी छोटी छोटी है। देखो आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन। पूछेगा कि पुराणों की संख्या 18 तो है, लेकिन सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, आप बताओगे मत्स्य पुराण। भगवान जो मछली का अवतार भगवान विष्णु ने जो है भगवान मछली का अवतार जो है धारण दोस्तों किए थे। ठीक है, मत्स्य पुराण में। तो पुराणों में भगवान विष्णु के 18 अवतार जो है का वर्णन किया गया है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी जो है दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की जो है पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है, कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जो है जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का जो है प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य सामाजिकों के साथ जो है उनके संबंधों का विवरण मिलता है। चलिए आगे मित्रों हम लोग देखेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंस है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य।
देखो अर्थशास्त्र में शास्त्र संबंधी बातें नहीं लिखी गई, इसमें राजनीति संबंधी बातें लिखी गई हैं। नाम लगता है कि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र होगा, लेकिन नहीं, इसमें राजनीति संबंधी बातें लिखी गई हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, इन्हें कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, अजय भी कहते हैं, 4 नामों से जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त हैं। यह जो है 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हम लोग को प्राप्त होती है। आगे देखेंगे, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को जो है क्रमबद्ध लिखने का जो है सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया है। कल्हड़ द्वारा रचित जो है पुस्तक रात तरंगड़ी, रात तरंगड़ी किसकी कृति है दोस्तों? कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है ना भैया। मस्त रहो दोस्तों। कल्हड़ द्वारा रचित जो है पुस्तक रात तरंगड़ी राजाओं की जो है नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के जो है कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया है। आपसे पूछेगा कि जो रातंगड़ी पुस्तक है, इसमें किस शासकों का वर्णन किया गया है, तो आप कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंस है, फैक्ट्स। अरबों की जो है सिंध विजय का वृत्तांत है, जो वर्णन होता है उसे वृत्तांत बोलते हैं। यात्राएं जो होती हैं, वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि है लिखे हैं। और इससे जो है दोस्तों मौर्य के पहले का इतिहास था। मौर्य योगीन जो है राजनीतिक अवस्था की जानकारी हम लोग को प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। अष्टाध्यायी में पहली बार जो है लिपि शब्द का जो है प्रयोग हुआ है। कात्यायन की जो है गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें जो है भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का जो है उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से जो है शुंगों के इतिहास का पता चलता है हम लोग को। चलो दोस्तों आगे देखेंगे, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। विदेशी यात्रियों से जो है मिलने वाली प्रमुख जानकारी क्या है? सबसे पहले देखो, यूनानी रोमन लेखक टेशियस यूनानी रोमन लेखक टेशियस या ईरान का जो है राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण जो है अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास पिता किसे कहते हैं दोस्तों? हेरोडोटस को। आप लोग याद कर नोट कर लीजिए, इतिहास पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो है भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर जो है आधारित है। अफवाह है, कहते हैं भैया अफवाह है, बस अफवाह फैलाई गई बस। देखो, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियाकस, अनिस्टिकेटस तथा जो है अरिस्टोबुलस का विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज या सेलुकस निगेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य योगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है दोस्तों। तो ये इंडिका बहुत पूछा जाता है हर वर्ष। डाइमेकस या सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के जो है राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी जो है मौर्य युग से संबंधित है। डायनोसियस या मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। आगे देखेंगे टालमी, इसने दूसरी शताब्दी में जो है भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। पिलनी, इसने जो है प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में जो है विवरण मिलता है दोस्तों। आगे देखेंगे हम लोग पेरिलप्स ऑफ द एशियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी जो है नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर जो है आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाह जहाँ जहाज़ें रुकती हैं पानी वाली, उसे बंदरगाह दोस्तों बोलते हैं। भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब हम लोग देखेंगे चीनी लेखक। कुछ चीनी लेखक हैं जो चीन से आए थे। पहला है फाइयान। देखो दोस्तों, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंस है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि फाइयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? तो फाइयान या चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज,
समाज एवं संस्कृति के बारे में यह वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक जो है भारत में बच्चों रहा। कितने वर्षों तक भैया? 14 वर्ष में। देखो फाइयान, तियानसान, नानछान, ये सब आ जाए समझो कहाँ के हैं, सब चीन के हैं। चीनी थोड़ा नाक के मॉडल बोलते हैं। तो फाइयान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और ये दोहे दोस्तों किसके बारे में वर्णन किया है? मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल है। आप लोग जानते हो हमारे भारत का एक क्षेत्रफल दृष्टि इसका दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। और इसने 14 वर्षों तक जो है भारत में रुके थे। अगला है स्विंगन। यह जो है 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। यही जो है बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इसने इकट्ठा किए थे। हेन स्वांग, हाँ से हेन स्वांग, हाँ से हर्षवर्धन। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हेन स्वांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में दोस्तों आया था। देखो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेन स्वांग 629 ईस्वी में चीन से जो है भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर इसने 645 ईस्वी में जो है चीन जो है लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को जो है एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नामक नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें जो है 138 देशों का विवरण दोस्तों मिलता है। आप इसकी पुस्तक सीयूकी पढ़ेंगे तो इसमें जो है दोस्तों 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। और इसके अनुसार दोस्तों जो है सिंध का राजा शूद्र था। हेनस्वांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी जो है पूजन किया था। थोड़ा नोट देखेंगे हम लोग। हेनस्वांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। मोस्ट इम्पोर्टेंस, वेरी इम्पोर्टेंस। हेनस्वांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो दोस्तों होता है, जो प्रिंसिपल होता है, इसे कुलपति बोला जाता है। विश्वविद्यालय कुलपति जो है आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? बौद्ध दर्शन के लिए। तो आप पूछेगा कि हेनस्वांग ने जब विश्वविद्यालय नालंदा में अध्ययन कर रहे थे उस समय वहाँ कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। इसिंग, अगला देखेंगे जो चीनी यात्री इसिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। चलो अब हम लोग देखेंगे अरबी लेखक। आ से अरबी, आ से अलबर्नी से याद कर लेंगे। अरबी, आ से अरबी, आ से अलबर्नी। यह जो है महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी आप लोग समझ गए होंगे जो 17 बार जो है भारत पर दोस्तों आक्रमण किया था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबर्नी ख्वारिज़्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई कृति किताब उल हिंद या तहकीके हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में जो है विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर जो है सुंदर प्रकाश डाला गया है। आगे देखेंगे हम लोग इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रहेला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसका विद्वता से जो है प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का जो है काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। विद्वता में उसका विद्वान से प्रभावित होकर बहुत विद्वान था होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे जो है दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। अन्य लेखक भी देख लेंगे हम लोग, जैसे तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कांग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की जो है रचना की है। कांग्यूर, तंग्यूर, तारानाथ, इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है।
मार्को पोलो या 13वीं शताब्दी 100 वर्षों की शताब्दी कहते हैं मित्रों। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण जो है पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। पुरातत्व में जो खुदाई वगैरह से प्राप्त होती है, जो पुरातत्व खुदाई करते हैं उसे पुरातत्वविद कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोग पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी देखेंगे। भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह फादर्स ऑफ इंडियन आर्थ्रोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इम्पोर्टेंस है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए। 14 ईस्वी के पूर्व अभिलेख बेगाज कोई एशिया माइनर से जो है वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। ये सब क्या थे? देवी देवताएं थे। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के जो है बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम जो है भारतवर्ष का जिक्र कहाँ है? हाथी गुम्फा अभिलेख में है। अभिलेख किसे कहते हैं? लिख कर लिखे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। सर्वप्रथम जो है दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौह गौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। खाद्यान्न जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। दोस्तों पूछेगा कि सर्वप्रथम भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी हम लोग कहाँ से मिलती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। आप लोग समझ गए, अभिलेख जो लिखा हुआ जैसे खुदाई से मिलता है दोस्तों, कहीं शिलाओं पत्थरों पर गड़ा हुआ मिलता है, यही सब लेख है। और क्या, बहुत कठिन चीज़ें नहीं है, आप पढ़ लेंगे मज़ा आएगा, अब याद हो जाएगा। सती प्रथा का जो है पहला लिखित साक्ष्य जो है अरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से जो है प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का जो है पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर जो है लिखा गया है। आगे मित्रों देखेंगे हम लोग रेशम बुनकर की जो है श्रेणियों की जो है जानकारी मंदसौर अभिलेख से जो है प्राप्त होती है। कश्मीरी जो है नौपाषाणी पुरास्थल बुरजहोम से गर्तावास गड्ढा घर का जो है साक्ष्य मिला है। इनमें जो है उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ जो है दोस्तों मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी जो है दफनाने की प्रथा जो है क्या है? प्रचलित है। आगे देखेंगे हम लोग प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत कहा जाता था। इसी को जो है साहित्य में कारसापण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर जो है लेख लिखने का जो है कार्य यवन शासकों ने जो है किया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो है कार्य किस शासकों ने किया था? यवन शासकों ने जो है दोस्तों किया था। महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जो है अभिलेख हैं। अभिलेख आप समझ गए हैं, लिखे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। जैसे हाथी गुफा अभिलेख, ये जो है कलिंग राजा खारवेल, शासक कौन है? कलिंग राजा खारवेल के समय। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट से पूछा गया है। अय्यर अभिलेख दोस्तों पुलकेशियन द्वितीय। उसके बाद मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश सैसोबर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। नोट में देखेंगे हम लोग अभिलेखों का अध्ययन जो है एपीग्राफी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंस है। अभिलेखों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है दोस्तों? एपीग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग एपीग्राफी कहते हैं। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के के उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। संगीत का प्रेमी था कौन? समुद्रगुप्त। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग, आगे क्या है? अरिकमेडु पादिचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा सुवर्ण भूमि वर्तमान म्यांमार मलाया स्वर्ण द्वीप कंबोडिया कम्बोज और जावा यव द्वीप से स्थापित हुए हैं। उत्तर भारत के मंदिरों के कला शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणा पथ के मंदिरों को जो है निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा आता है। यह जो है बेसर शैली कहलाती है। पंचतायन
शब्द जो है मंदिर रचना शैली संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब जो है पंचतायन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचतायन मंदिर के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, रामेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। अब देखो ये पहली टॉपिक हो गया। अब दूसरी टॉपिक दोस्तों हम लोग जो है